संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम तर्क संग्रह को जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि तर्क संग्रह में गुण रह गए थे। गुण में मैंने संस्कार और बुद्धि दो को छोड़ा था। आज संस्कार को जानेंगे, उसके बाद फिर बुद्धि चलेगी और बुद्धि का विस्तृत रूप ही तर्क भाषा है, तर्क संग्रह है। अर्थात बुद्धि को समझते समझते तर्क संग्रह का लगभग 70% भाग समाप्त हो जाता है और फिर कुछ उसमें थोड़ी 2-3 चीजें और बचती हैं, हेतु बचते हैं और फिर वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम तर्क संग्रह को जान लेते हैं। तर्क संग्रह में संस्कार को जानेंगे आप। संस्कार शब्द सुनते ही दिमाग में एक ऐसी चीज आती है कि पता नहीं ये क्या चीज होती है। कि आदमी को अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, बुरे संस्कार मिलने चाहिए, इसको संस्कार नहीं मिले, इसको गंदे संस्कार मिले हैं, इसको बड़े अच्छे संस्कार मिले हैं। तो संस्कार गुण हैं। गुण के अंतर्गत तर्क संग्रह में दिखाया गया है। ये संस्कार को परिभाषित नहीं किया गया है। थोड़ा सा देख लें। संस्कार के बारे में सीधा बोला गया है, संस्कार त्रिविधो, मतलब संस्कार जो है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, संस्कार त्रिविधो यानी संस्कार जो कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का हो गया। अब उनके प्रकारों के बाद में उनको बताया जाएगा। अब एक चीज यहां बताता चलूं, संस्कार से केवल और केवल मनुष्य को ही नहीं गिना जाता। संस्कार इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में निहित रहता है। अर्थात जो वस्तु को प्रस्तुति करने में सहायक हो, अर्थात जिस वस्तु को देख करके उसकी आदत के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके अवगुण के बारे में जो पता चल जाए, उसको नाम संस्कार मान सकते हैं आप। ठीक है, तो अब 3 कौन कौन से हैं तो इसमें बोला गया है, वेगो, भावना, स्थिति, स्थापकश्चेति। ठीक, यानी कि वेग, दूसरा भावना और तीसरा स्थिति पाक। स्थिति पाकश्चेति यानी स्थिति पाक चा इति, ये 3 संस्कार के रूप में माने गए हैं। ठीक है, वेग से हम तात्पर्य जानते ही हैं और आशा है कि वेग आपने शायद विज्ञान का अध्ययन किया होगा तो चाल भी जानी होगी, वेग भी जाना होगा। तो वेग को, चाल को यहां पर संस्कार के रूप में नहीं लिया है। चाल में और वेग में बड़ा ही अंतर होता है। साइंस में अगर अध्ययन करेंगे तब पता चलेगी। तो यहां पर जो वेग है वो किसी भी वस्तु का एक संस्कार है। भावना भी संस्कार है और स्थिति पाक, ये भी स्थिति स्थापक, याद रखना इसको, ये बहुत आता है। स्थिति स्थापक ये भी एक संस्कार है। ये 3 संस्कार हैं। अब 3 को यहां पर परिभाषित किया गया है। वेग नाम का संस्कार, भावना नाम का संस्कार और स्थिति स्थापक नाम का संस्कार। थोड़ा जान लें इसको। वेग को जानते हैं। ठीक है, वेग को एक तरह से दिमाग में बिठा लीजिए, हम लोग चाल से ही इसका संबंध मानते हैं। इसको अगर सूत्र में ढाला जाता है तो B = D/T, अर्थात वेग क्या है, डिस्टेंस यानी कि दूरी बटे चाल, समय, ये इसमें बताया गया है सूत्र के द्वारा। खैर उसको हम नहीं लेंगे यहां। अब हम देखते हैं कि वेग है क्या। तो उसमें बोला गया है, द्वितीय आदि पतन असम वाई करणम वेगा, ये बोला गया है। द्वितीय आदि पतन असमवायी करणम वेगा, किसी वस्तु के गिरने के, किसी वस्तु के, अब गिरने से तात्पर्य यहां
आपको चलने से भी लगा सकते हैं। जैसे पानी गिरता है, पानी चलता भी है। पृथ्वी यानी कि कोई मिट्टी है या पृथ्वी को मान लीजिए, पृथ्वी तत्व है, वो गिरता भी है और चलता भी है, दोनों चीजों को इसमें लगा सकते हैं आप। वैसे जो पतन का जो इसमें हमने द्वितीय आदि कारण देखा है, आद्यादि कारण किसमें देखा था? पृथ्वी में देखा था। वो पतन का आदि कारण होता है, जिसको गुरुत्वाकर्षण नियम के अंतर्गत जाना था हमने। यानी कि गुरुत्व गुण में आद्य पतन का प्रयोग किया जाता है। यदि आद्य पतन किसी वस्तु का गिर रहा है, कोई वस्तु पहली स्थिति में गिर रही है या उसका पतन हो रहा है, तो वहां गुरुत्व नियम लगेगा। लेकिन उसको हट करके कोई और भी एक कारण हो सकता है गिरने का या चलने का, कुछ और कारण हो सकता है, और भी गुण हो सकता है। वो कौन सा गुण होगा? वो वेग का गुण होगा। इसीलिए इसमें द्वितीयादि शब्द का लगाया। द्वितीयादि पतन असमवायी कारणम वेगा, यानी कि द्वितीयादि पतन का जो असमवायी कारण है वो वेग है। समवायी कारण और असमवायी कारण, इनको बहुत ही विस्तृत में तर्क भाषा में मैंने बड़े अच्छे समझाया है, और तर्क भाषा में जाकर के आप देखेंगे तो इनको समझ में आ जाएगा कि समवायी क्या होता है और असमवायी क्या होता है ना। इसमें बोला गया है पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति, ठीक है। पृथिव्यादि, पृथिव्यादि से मतलब पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चार चीज हो गई। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और एक हो गया मन, पांचवा। इनमें जो संस्कार होता है वेग का ही संस्कार होता है। वेग रूपी जो संस्कार है इन चारों तत्वों में और मन में पाया जाता है। इसलिए गौर से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि सारी चीजें ये चलायमान है कहीं ना कहीं। तो उनमें चलने का जो गुण है, इधर उधर भागने का जो गुण है, पृथ्वी भी चल रही है कहीं ना कहीं अपने स्थान पर, क्योंकि सारी चीजें अणु और परमाणु से मिलकर के ही बनी है। क्वांटम फिजिक्स में अगर चले जाएंगे हम तो इनको अगर जूम करते चले जाओ एक तरह से, या बड़ा करते चले जाओ, ये मान लीजिए एक हमारा एक शर्ट है, ये धागों से मिलकर बना है, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, बड़ा करेंगे, या इनको ऐसा करिए कि अलग अलग कर लीजिए आप। अलग करेंगे तो हमें टुकड़ों में वो रेसे मिलेंगे, रेसों को भी और तोड़ते चले जाइए तो एक समय ऐसा आएगा कि रेसे भी लुप्त हो जाएंगे और हमें वहां अणु और परमाणु के रूप में अणु मिलेंगे, फिर परमाणु मिलेंगे, और परमाणु को भी अगर जूम करेंगे या उनको तोड़ेंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। तो वो उसको भी अगर जूम करेंगे और उसको भी आगे बढ़ाएंगे तो हमको वहां क्वांटम मिलेंगे, क्वार्क्स जिसको बोला जाता है। तो सारी चीजें एक ही हैं। मन क्या है? मन मैंने एक बार शायद चर्चा की है योग दर्शन में, आप जाकर के उसको अध्ययन कर सकते हैं। मन को एक तरह से, मन कोई एक अपने आप में पर्टिकुलर एक वस्तु नहीं है, कोई विषय नहीं है कि जिसको समझा सके कि ये मन है। आपके अंदर जो भी विचार हैं वो सब मन है, तो विचार आपके चलायमान रहते हैं। इसलिए मन को चंचल के रूप में रखा गया। मन वेगात्मक है, अगर दौड़ता रहता है, भागता रहता है, इसलिए को मन को स्थिर करना असंभव सा ही है। तो मन की जो वृत्तियां हैं, इसलिए मन की वृत्तियां व्यवहार है, उनको रोकना ही योग कहलाता है, ऐसा कहा गया है। तो ये इसमें जो संस्कार है, इन सभी में कौन सा संस्कार पाया जाता है? वेग नामक संस्कार पाया जाता है। इसलिए ये इनके गुण है, ये इनको ऐसा करना ही है, इसको चलना ही है। सारी चीजें चलती हैं, ऐसा कोई नहीं है इसमें न रुक जाता हो, सारी चीजें व्यवस्थित हैं। पतन है इनका द्वितीय पतन, यानी कि गिरने का कारण। अब पतन यहां पर ये शब्द प्रयोग किया गया है, इन्होंने किस हिसाब से, क्या इन्होंने लॉजिक लगाया होगा, क्या उन्होंने तर्क दिया होगा कि पतन से तात्पर्य क्या है। वास्तविकता यह है कि पतन को मैं भी सही से नहीं डिफाइन कर पाऊंगा और जान भी नहीं पाता मैं। पतन का मतलब तो मेरी नजर में तो गिरना ही होता है, किसी चीज का गिरना, ये पतन होता है। पत धातु से ही बना है ये गिरना, वो ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि जो चाल है, जो वेग है, जो चलायमान है, ये सारी चीजें। आकाश इसमें नहीं लिया गया है, शायद आप जानते हो कि आकाश भी एक तत्व है पंच तत्व में, लेकिन आकाश को नहीं लिया गया क्योंकि आकाश चलायमान नहीं है, आकाश स्थिर है। जो वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब स्पेस, सारी चीजें स्पेस में ही हैं, तो स्पेस चलायमान नहीं है, बाकी सारी स्पेस के अंतर्गत सारी चीजें चलती हैं। तो सभी तत्व ये चलते हैं। पृथ्वी से मतलब पृथ्वी नहीं है, केवल हमारा ग्रह ही नहीं है, क्योंकि ग्रह को समझाने के लिए पृथ्वी ही था,
इस ब्रह्मांड में जो भी कण है, पृथ्वी से मतलब जो भी कण है वो सब चलायमान है। ऐसे ये जल है, तेज है, मोटे रूप में इनको लिया गया। तो वेग, इसमें संस्कार सारे अणुओं में ये स्थापित है। अब इसको भी हमने विचारों में और ले लिया, क्योंकि मन भी अणु और परमाणु से ही मिलकर के बना है। कभी मौका मिलेगा तो योग दर्शन में आगे हम जो अध्ययन करेंगे तो मैं मन को और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा कि मन की जो चाल है वो लाइट यानी प्रकाश की चाल से भी कई गुना है। मन की जो विचार करने की जो क्षमता है वो प्रकाश जिस स्पीड से चलता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से प्रकाश चलता है, उससे भी ज्यादा तेज मन चलता है। इसलिए मन से विचार करने वाला व्यक्ति अपने इस शरीर को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। इसलिए हमारे अध्यात्म में, हमारे देश में, हमारे दर्शन में सभी ने उन विचारों को धीमे करने की, उसकी चाल को धीमे करने की प्रक्रिया को बताया गया। उसकी जो वेग है, उसकी चाल है, उसको ध्यान के माध्यम से कम किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, थोड़ी सी बातें कर दूं इसमें, मन से, विचार से आदमी जल्दी नष्ट होता है। इसका उदाहरण है कि बाल जो सफेद पड़ते हैं वो सबसे पहले सिर के ही पड़ते हैं। सिर से, क्योंकि सिर की स्पीड हमारे इन सारे शरीर में, पूरे अंगों में, मस्तिष्क में विचार रहते हैं। तो विचार से हम जब सोचते हैं, विचारते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो वो बहुत जल्दी वृद्धावस्था में चला जाता है, अर्थात पकने की प्रक्रिया उसकी पूरी हो जाती है। तो मस्तिष्क के सफेद पड़ेंगे, उसके बाद अंतिम अवस्था में पैर के पड़ेंगे। वो पैर की चाल सबसे धीमी है, उसको जब जरूरत होती है तभी चलता है। मस्तिष्क को जरूरत नहीं है तब भी चल रहा है, इसलिए वो मन बोला गया। ठीक है, बहुत बड़ी हुई बातें। इसमें ये शायद समझ में आ गया होगा आपके। दूसरा है भावना। द्वितीयादि पतन असमवायी कारणम, कारणम है, ठीक है, ये कारणम नहीं है। भावना से तात्पर्य क्या है हम जानते हैं सारी चीजें। भावना है क्या, पहले मैं इसमें लिख दूं, उसके बाद फिर भावना पे चर्चा करेंगे। अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना। ठीक है, हमारे ग्रंथों को समझना इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि उन्होंने जो व्यवस्था बताई होंगी, उन्होंने किस हिसाब से इनको लिखा होगा, क्या उनके मन में विचार रहे होंगे, ये समझाना बड़ा टिपिकल हो जाता है, बड़ा कठिन सा हो जाता है। हमारे व्याख्याकार भी उस वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसमें बोला गया है कि अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना। अनुभवजन्य, अनुभव से उत्पन्न होने वाली, है ना, जन्य मतलब जिसके अनुभव से जो पैदा हो, जिसका जन्म हो। स्मृति हेतु, जो स्मृति का हेतु हो, वो भावना कहलाती है। भावना एक तरह से आपको बताता चलूं, भाव शब्द, भाव का मतलब होता है क्रिया। आपने जब तक कोई क्रिया नहीं की तो भावना पैदा नहीं हो सकती। एक बच्चा है, उसको जन्म लेते ही जंगल में रखवा दीजिए, ऐसे स्थान पर रखवा दीजिए जहां जिसकी कोई भी उसकी सामाजिक क्रियाएं ना हो, तो उसके अंदर कोई भी भावना पैदा होगी ही नहीं। सारी भावनाएं अनुभव से आती हैं। जैसे जैसे समाज में वो आता है, बड़ा होता है, कूदता है, फांदता है, बातचीत सुनता है, विचार देखता है, आंखों से इधर उधर चीजों को महसूस करता है, तो उसमें अनुभव शुरू हो जाते हैं। वो अनुभव ही स्मृति में इकट्ठे होते रहते हैं। स्मृति में इकट्ठे होने के कारण वो भावना को पैदा कर देते हैं। उसमें सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, किसी के प्रति ईर्ष्या भी हो सकती है, जलना भी हो सकता है, मतलब कभी वो ठोकर से खा के गिर गया तो गिरना भी हो सकता है, उसका दर्द का एहसास भी हो सकता है। ये सारी जितनी भी स्मृति है उसकी, वो सब भावना के रूप में संस्कारित होती चली जाती है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है आत्म मातृवृत्ति, अर्थात ये आत्मा के अंदर ही व्यवहारित होती है चीजें। अब यहां पर हमने जो द्वितीय आदि पतन का देखा का कारण, जो संस्कार है वो सारे अणु परमाणु में होते हैं, लेकिन जो अनुभव, जो भावना है, अब पत्थर में तो वो भावना नहीं होती। पत्थर नहीं जानता बरसात क्या है, मौसम क्या है, ठंड क्या है, गर्मी क्या है, उससे क्या हमको रिएक्ट करना है, उसके बारे में क्या हमको व्यवहार करना है, हमको किस तरह से क्रियाएं करनी है, वो सारी चीजें नहीं जान सकता। आत्मिक व्यक्ति अर्थात पशुओं में भी भावनाएं होती हैं। आत्म मातृवृत्ति, जिसमें भी आत्मा है,
ठीक है ना। जीव जंतु पशु पक्षी सब में ही भावनाओं का समाविष्ट किया जा सकता है। मेरी नजर में, मैंने ये अपना उदाहरण दे रहा हूं, हो सकता है ये गलत हो, आप भी उसका उदाहरण देख सकते हैं। तो मैं अपना सिर्फ विचार रखता हूं, जो कुछ पढ़ाना होता है वो तो पढ़ा दिया, इतने ही इसमें यही आएगा पेपर में, लेकिन कुछ हटके बताने का प्रयास करता हूं मैं। तो भावना है, यानी कि भाव मतलब आपकी क्रियाओं से संबंधित ही व्यवस्था है, ठीक है, वो आत्मात वृत्ति ही है। तीसरा है, इसको मिटा दिया जाए, स्थिति स्थापकः। ठीक, इसमें बोला गया है अन्यथा कृतस्य पूर्व तद अवस्था पादकः। अन्यथा कृतस्य पूर्व तद अवस्था पादकः स्थिति पाकः। अन्यथा कृतस्य यानी कि जो अपना रूप बदल गया है जिसका, ऐसे पदार्थ, पूर्व तद अवस्था पादका, पूर्व अपनी स्थिति में ही आ जाएं, उसमें जो जो संस्कार होता है अपनी पुनः स्थिति में आने का, उसका नाम स्थिति स्थापक होता है। संस्कार तीन प्रकार के हो गए, वेग जो चलने से संबंधित मान के चलिए, भावना जिसमें क्रियाएं होती हैं, ये भी एक तरह से क्रिया है, लेकिन कौन सा संस्कार है, ये कौन सा गुण है, पूर्व अपनी स्थिति में आ जाना। जैसे कटादि पृथ्वी वृत्ति इसमें बोला गया है, ठीक है। कटादि से क्या तात्पर्य लिया गया है, जैसे चटाई है, चटाई को आप बिछाइए, लंबी कर लीजिए, इसको फैला लीजिए, तो वो उसकी अन्यथा अवस्था पहुंच गई, उसकी अन्यथा कृत से अन्यथा कर दिया उसको। अब क्या है कि पूर्व तद अवस्था पादका, और उसको सुकोड़ के आप छोटा भी कर लीजिए, आप जैसा करना चाहिए। धनुष है, डंडे का बना होता है, डंडे का स्वभाव है सीधा होता है, टेढ़े भी होते हैं कुछ, लेकिन जो धनुष होता है उस आकार के तो बहुत कम होते हैं, धनुष सीधे ही डंडे का बनाया जाता है। तो धनुष जैसे ही वो टेढ़ा किया गया, वो उसकी अन्यथा कृतस्य कर दिया उसको, अर्थात दूसरी अवस्था में पहुंचा दिया उसको। जैसे ही आप खोलें वो पूर्व अवस्था में जो आ जाए, तो वो इस जो संस्कार है उसके अंदर पूर्व अवस्था में आने का, वो स्थिति स्थापक है। तो वो सारी चीजें जो अपनी स्थिति को छोड़ करके दूसरी स्थिति में रहती हैं और पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाती हैं, ये जो संस्कार होता है वो स्थिति स्थापक का ही होता है, ठीक है ना, जो संस्कार का नाम है। अन्यथा कृतस्य पूर्वस्तद अवस्था पादकः स्थिति पाका। ठीक, ये तीन संस्कार थे जो छोटे ही हैं, आते बहुत हैं, ये हमेशा आते हैं, आप अगर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।